ब्लैक होल अंतरिक्ष समय का एक क्षेत्र है जहां गुरुत्वाकर्षण इतना मजबूत होता है कि प्रकाश और अन्य विद्युत चुंबकीय तरंगों सहित किसी भी चीज में इससे बचने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं होती है। सामान्य सापेक्षता का सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि एक पर्याप्त कॉम्पैक्ट द्रव्यमान ब्लैक होल बनाने के लिए स्पेस-टाइम को विकृत कर सकता है। किसी पलायन की सीमा को घटना क्षितिज कहा जाता है। यद्यपि इसका इसे पार करने वाली किसी वस्तु के भाग्य और परिस्थितियों पर बहुत प्रभाव पड़ता है, लेकिन सामान्य सापेक्षता के अनुसार इसमें स्थानीय रूप से पता लगाने योग्य कोई विशेषता नहीं होती है। कई मायनों में एक ब्लैक होल एक आदर्श ब्लैक बॉडी की तरह कार्य करता है, क्योंकि यह कोई प्रकाश नहीं दर्शाता है। इसके अलावा घुमावदार स्पेस-टाइम में क्वांटम क्षेत्र सिद्धांत भविष्यवाणी करता है कि घटना क्षितिज हॉकिंग विकिरण उत्सर्जित करते हैं, जिसका स्पेक्ट्रम उसके द्रव्यमान के विपरीत आनुपातिक तापमान के एक काले शरीर के समान होता है। ये तापमान तारकीय ब्लैक होल के लिए केल्विन के अरबवें हिस्से के क्रम का है, जिससे इसे प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण करना अनिवार्य रूप से असंभव हो जाता है। ऐसी वस्तुएं जिनका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र प्रकाश के भागने के लिए बहुत मजबूत है, उन पर पहली बार 18वीं शताब्दी में जॉन मिशेल और पियरे साइमन लाप्लास द्वारा विचार किया गया था। 1916 में कार्ल श्वार्ज़चाइल्ड ने सामान्य सापेक्षता का पहला आधुनिक समाधान खोजा जो एक ब्लैक होल की विशेषता बताएगा। डेविड फिंकेल्स्टीन ने 1958 में पहली बार ब्लैक होल की व्याख्या अंतरिक्ष के एक ऐसे क्षेत्र के रूप में प्रकाशित की जहां से कुछ भी नहीं बच सकता। ब्लैक होल को लंबे समय तक गणितीय जिज्ञासा माना जाता था। 1960 के दशक तक ऐसा नहीं था कि सैद्धांतिक कार्य से पता चला कि वे सामान्य सापेक्षता की एक सामान्य भविष्यवाणी थे। 1967 में जॉकलिन बेल बर्नेल द्वारा न्यूट्रॉन सितारों की खोज ने संभावित खगोल भौतिकी वास्तविकता के रूप में गुरुत्वाकर्षण से ढहने वाली कॉम्पैक्ट वस्तुओं में रुचि जगाई। पहला ज्ञात ब्लैक होल सिग्नस X1 था, जिसे 1971 में कई शोधकर्ताओं द्वारा स्वतंत्र रूप से पहचाना गया था। तारकीय द्रव्यमान वाले ब्लैक होल तब बनते हैं जब बड़े तारे अपने जीवन चक्र के अंत में ढह जाते हैं। ब्लैक होल बनने के बाद यह अपने आसपास से द्रव्यमान को अवशोषित करके बढ़ सकता है। लाखों सौर द्रव्यमान m के सुपरमैसिव ब्लैक होल अन्य तारों को अवशोषित करके और अन्य ब्लैक होल के साथ विलय करके बन सकते हैं। इस बात पर आम सहमति है कि अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्रों में महाविशाल ब्लैक होल मौजूद है। ब्लैक होल की उपस्थिति का अनुमान अन्य पदार्थों और दृश्य प्रकाश जैसे विद्युत चुंबकीय विकिरण के साथ इसकी बातचीत के माध्यम से लगाया जा सकता है। कोई भी पदार्थ जो ब्लैक होल पर गिरता है, वह घर्षण से गर्म होकर बाहरी अभिवृद्धि डिस्क का निर्माण कर सकता है, जिससे क्वासर बनता है, जो ब्रह्मांड की सबसे चमकीली वस्तुओं में से कुछ है। किसी महाविशाल ब्लैक होल के बहुत करीब से गुजरने वाले तारों को निगलने से पहले स्ट्रीमर में टुकड़े टुकड़े किया जा सकता है, जो बहुत चमकते हैं। यदि अन्य तारे ब्लैक होल की परिक्रमा कर रहे हैं, तो उनकी कक्षाओं का उपयोग ब्लैक होल के द्रव्यमान और स्थान को निर्धारित करने के लिए किया जा सकता है। ऐसे अवलोकनों का उपयोग न्यूट्रॉन सितारों जैसे संभावित विकल्पों को बाहर करने के लिए किया जा सकता है। इस तरह खगोलविदों ने बाइनरी सिस्टम में कई तारकीय ब्लैक होल उम्मीदवारों की पहचान की है और स्थापित किया है कि मिल्की वे आकाशगंगा के मूल में धनु 1 के रूप में जाना जाने वाला रेडियो स्रोत लगभग 4.3 मिलियन सौर द्रव्यमान का एक सुपरमैसिव ब्लैक होल है। इतने बड़े पिंड का विचार जिससे प्रकाश भी बच न सके, नवंबर 1784 में प्रकाशित एक पत्र में अंग्रेजी खगोलशास्त्री अग्रणी और पादरी जॉन मिशेल द्वारा संक्षेप में प्रस्तावित किया गया था। मिशेल की सरल गणनाओं ने माना कि ऐसे पिंड का घनत्व सूर्य के समान हो सकता है और निष्कर्ष निकाला यह तब बनेगा जब किसी तारे का व्यास सूर्य के व्यास से 500 गुना अधिक हो जाएगा और इसकी सतह से पलायन वेग प्रकाश की सामान्य गति से अधिक हो जाएगा। मिशेल ने इन पिंडों को काले तारे कहा। उन्होंने सही ढंग से नोट किया कि ऐसे सुपरमैसिव लेकिन गैर विकिरणकारी पिंडों को आसपास के दृश्यमान पिंडों पर उनके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के माध्यम से पता लगाया जा सकता है। उस समय के विद्वान शुरू में इस प्रस्ताव से उत्साहित थे कि विशाल लेकिन अदृश्य काले तारे सादे दृश्य में छिपे हो सकते हैं, लेकिन 19वीं सदी की शुरुआत में जब प्रकाश की तरंग जैसी प्रकृति स्पष्ट हो गई तो उत्साह कम हो गया। जैसे कि प्रकाश एक कण के बजाय एक तरंग थी, यह स्पष्ट नहीं था कि प्रकाश तरंगों से बचने पर गुरुत्वाकर्षण का, यदि कोई हो, प्रभाव क्या होगा। आधुनिक भौतिकी मिशेल की इस धारणा को खारिज करती है कि प्रकाश की किरण किसी महाविशाल तारे की सतह से सीधे निकलती है, तारे के गुरुत्वाकर्षण के कारण धीमी हो जाती है, रुक जाती है और फिर स्वतंत्र रूप से तारे की सतह पर वापस गिरती है। सामान्य सापेक्षता। यह भी देखें, सामान्य सापेक्षता का इतिहास। 1915 में एल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य सापेक्षता का अपना सिद्धांत विकसित किया, जिसमें पहले दिखाया गया था कि गुरुत्वाकर्षण प्रकाश की गति को प्रभावित करता है।
कुछ ही महीनों बाद कार्ल श्वार्ज़शिल्ड ने आइंस्टीन क्षेत्र समीकरणों का एक समाधान खोजा जो एक बिंदु द्रव्यमान और एक गोलाकार द्रव्यमान के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र का वर्णन करता है। श्वार्ज़शिल्ड के कुछ महीने बाद हेनरिक लोरेंट्ज के छात्र जोहान्स ड्रोस्टे ने स्वतंत्र रूप से बिंदु द्रव्यमान के लिए एक ही समाधान दिया और इसके गुणों के बारे में अधिक विस्तार से लिखा। इस समाधान में एक अजीब व्यवहार था जिसे अब श्वार्ज़शिल्ड त्रिज्या कहा जाता है, जहां यह एकवचन बन गया, जिसका अर्थ है कि आइंस्टीन समीकरणों में कुछ शब्द अनंत हो गए। उस समय इस सतह की प्रकृति को ठीक से समझा नहीं गया था। 1924 में आर्थर एडिंगटन ने दिखाया कि निर्देशांक में बदलाव के बाद विलक्षणता गायब हो गई। हालांकि जॉर्जेस लेमेत्रे को यह समझने में 1933 तक का समय लगा कि इसका मतलब है कि श्वार्ज़शिल्ड त्रिज्या में विलक्षणता एक गैर भौतिक समन्वय विलक्षणता थी। हालांकि आर्थर एडिंगटन ने 1926 की किताब में श्वार्ज़शिल्ड त्रिज्या तक संपीड़ित द्रव्यमान वाले एक तारे की संभावना पर टिप्पणी की थी, जिसमें कहा गया था कि आइंस्टीन का सिद्धांत हमें बेटेलगेज जैसे दृश्यमान सितारों के लिए अत्यधिक बड़े घनत्व को खारिज करने की अनुमति देता है, क्योंकि 250 मिलियन का एक तारा किमी त्रिज्या का घनत्व संभवतः सूर्य जितना अधिक नहीं हो सकता है। सबसे पहले, गुरुत्वाकर्षण बल इतना महान होगा कि प्रकाश इससे बच नहीं पाएगा, किरणें पृथ्वी पर पत्थर की तरह वापस तारे पर गिरेंगी। दूसरे, वर्णक्रमीय रेखाओं की लाल शिफ्ट इतनी अधिक होगी कि स्पेक्ट्रम अस्तित्व से बाहर हो जाएगा। तीसरा, द्रव्यमान स्पेस-टाइम मीट्रिक की इतनी अधिक वक्रता उत्पन्न करेगा कि अंतरिक्ष तारे के चारों ओर बंद हो जाएगा, जिससे हम बाहर रह जाएंगे, यानी कहीं नहीं। 1931 में सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने विशेष सापेक्षतावाद का उपयोग करते हुए गणना की कि एक निश्चित सीमित द्रव्यमान, जिसे अब 1.4 एम पर चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, के ऊपर इलेक्ट्रॉन अपक्षयी पदार्थ के एक गैर घूर्णन पिंड का कोई स्थिर समाधान नहीं है। उनके तर्कों का एडिंगटन और लेव लैंडर जैसे उनके कई समकालीनों ने विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया कि कुछ अज्ञात तंत्र पतन को रोक देंगे। वे आंशिक रूप से सही थे। चंद्रशेखर सीमा से थोड़ा अधिक विशाल एक सफेद बौना एक न्यूट्रॉन तारे में बदल जाएगा, जो स्वयं स्थिर है। लेकिन 1939 में रॉबर्ट ओपेनहाइमर और अन्य ने भविष्यवाणी की कि एक अन्य सीमा, टॉलमैन ओपेनहाइमर वोल्कोफ सीमा से ऊपर के न्यूट्रॉन तारे चंद्रशेखर द्वारा प्रस्तुत कारणों के कारण और अधिक ढह जाएंगे, और निष्कर्ष निकाला कि भौतिकी के किसी भी नियम में हस्तक्षेप करने और कम से कम कुछ को रोकने की संभावना नहीं है। तारे टूटकर ब्लैक होल में तब्दील हो रहे हैं। पाउली अपवर्जन सिद्धांत पर आधारित उनकी मूल गणना ने इसे 0.7 एम दिया था। मजबूत बल द्वारा मध्यस्थता वाले न्यूट्रॉन प्रतिकर्षण के बाद के विचार ने अनुमान को लगभग 1.5 एम से 3.0 एम तक बढ़ा दिया। न्यूट्रॉन स्टार विलय GW170817 के अवलोकन, जिसके बारे में माना जाता है कि इसके तुरंत बाद एक ब्लैक होल उत्पन्न हुआ, ने टॉप सीमा अनुमान को 2.17 एम तक परिष्कृत किया है। ओपेनहाइमर और उनके सह लेखकों ने श्वार्ज़शिल्ड त्रिज्या की सीमा पर विलक्षणता की व्याख्या इस प्रकार की कि यह एक बुलबुले की सीमा थी जिसमें समय रुक गया था। यह बाहरी पर्यवेक्षकों के लिए एक वैध दृष्टिकोण है, लेकिन असफल पर्यवेक्षकों के लिए नहीं। इस गुण के कारण ढहे हुए तारों को जमे हुए तारे कहा जाता था, क्योंकि एक बाहरी पर्यवेक्षक को तारे की सतह उस समय जमी हुई दिखाई देती थी जब उसका ढहना उसे श्वार्ज़शिल्ड त्रिज्या में ले जाता था। इसके अलावा 1939 में आइंस्टीन ने अपने तर्क का बचाव करने के लिए सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का उपयोग करते हुए अपने प्रकाशन ऑन ए स्टेशनरी सिस्टम विद स्फेरिकल सिमेट्री कंसिस्टिंग ऑफ मेनी ग्रेविटेटिंग मास में यह साबित करने का प्रयास किया कि ब्लैक होल असंभव थे। महीनों बाद ओपेनहाइमर और उनके छात्र हॉटलैंड स्नाइडर ने अपने पेपर ऑन कंटिन्यूड ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन में ओपेनहाइमर स्नाइडर मॉडल प्रदान किया, जिसमें ब्लैक होल के अस्तित्व की भविष्यवाणी की गई थी। पेपर में, जिसमें आइंस्टीन के हालिया प्रकाशन का कोई संदर्भ नहीं था, ओपेनहाइमर और स्नाइडर ने समसामयिक भौतिकी में पहली बार एक ब्लैक होल कैसे विकसित हो सकता है, इसकी स्थितियों को दिखाने के लिए आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता के सिद्धांत का उपयोग किया।